नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां हमारी संस्कृति, समाज और सोच की कई जड़ें मौजूद हैं। वैदिक काल। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, तो एक ठोस बुनियाद है हमारे पास। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस दौर के बदलावों ने आज के भारत की नींव कैसे रखी। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम इस सफर को दो हिस्सों में देखेंगे। पहला, ऋग्वैदिक काल, यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। हाँ, 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय, जब सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये एक समाज के बदलने की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। इन किताबों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि लोग जन नाम के कबीलों में रहते थे। हाँ बिल्कुल। और उनके मुखिया को राजन कहते थे। लेकिन ये राजन किसी महल में रहने वाला सम्राट नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक कबीले के सरदार जैसा ज्यादा लगता है। अच्छा। और उसकी शक्ति भी असीमित नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र बार बार आता है। सभा और समिति, तो ये एक तरह की पंचायतें या संसद जैसी कुछ थी? आप कह सकते हैं। ये शायद कबीले के लोगों की सभाएं थीं, जहां मिलकर फैसले लिए जाते थे। राजन को भी इनकी सलाह माननी पड़ती थी। तो ये एक तरह का सामूहिक नेतृत्व था। हाँ, किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं थी। और ये भी हो सकता है कि राजन चुना जाता हो, वंशानुगत ना हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरह का शुरुआती लोकतंत्र, या ये कहना ज्यादा हो जाएगा? लोकतंत्र शब्द शायद आज के नजरिए से देखना होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में सिमटी हुई नहीं थी। समझ गया। और अगर राजनीतिक जीवन ऐसा था तो लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा? हमें 4 वर्णों के बारे में पता चलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, लेकिन क्या ये व्यवस्था उतनी ही कठोर थी जितनी हम बाद में देखते हैं? नहीं, शुरुआती तौर में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा माना जाता है कि ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म या पेशे पर ज्यादा आधारित थी। जो जैसा काम करता था वो वैसा कहलाता था। बिल्कुल। जो पूजा पाठ और ज्ञान का काम करता वो ब्राह्मण, जो युद्ध करता वो क्षत्रिय। इसमें उतनी कठोरता नहीं थी। अच्छा, यहीं पर मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। बताइए। एक तरफ आप कह रही हैं कि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्रोतों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं का भी जिक्र है। ये एक बेहतरीन सवाल है। और उन्हें सभाओं में भाग लेने और शिक्षा पाने का अधिकार भी था। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही थी? देखिए, समाज कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। हाँ, परिवार का अंतिम निर्णय पुरुष लेता था, लेकिन महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जाता था। उन्हें बौद्धिक जीवन में जगह दी जाती थी? हाँ, उनका सम्मान था, लेकिन शायद बराबरी का दर्जा नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। सम्मान की अपनी सीमाएं थीं जो उस पितृसत्तात्मक ढांचे ने तय कर रखी थीं। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी समाज को चलाती है, अर्थव्यवस्था। मुझे जो बात सबसे हैरान करने वाली लगी वो ये है कि गाय को धन माना जाता था। हाँ, सोचकर देखिए, ये आज की दुनिया से कितना अलग है। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। बिल्कुल। उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुपालन पर ही आधारित थी। वे अर्ध खाना बदोश जीवन जीते थे। एक जगह टिककर नहीं रहते थे। नहीं, अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। कृषि होती थी, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। उनकी पूरी दुनिया मवेशियों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो इसका सिक्के तो थे ही नहीं, सब कुछ अदला बदली से चलता था, बार्टर सिस्टम। एकदम सही। वस्तु विनिमय, और गायें विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम थी। और इसी आर्थिक सच्चाई ने उनके धर्म को भी आकार दिया होगा। जल के देवता थे। ये सब वो ही शक्तियां हैं जो एक पशुपालक और किसान के जीवन के लिए सबसे जरूरी होती हैं। सही बात है। अच्छी बारिश अच्छा चारा, स्वस्थ मवेशी, बहुत सीधा और व्यावहारिक रिश्ता था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऋग्वैदिक काल एक कबीलाई पशुपालक समाज था। बिल्कुल। लेकिन फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, उत्तर वैदिक काल। यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? उस बदलाव के पीछे एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली चीज थी, लोहा। लोहा? हाँ, लोहे की खोज एक तकनीकी क्रांति थी। इसने सब कुछ बदल दिया। पहले तांबे या कांसे के औजारों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना लगभग नामुमकिन था। अच्छा,
तो एक धातु ने पूरी सभ्यता का नक्शा बदल दिया। मतलब अब लोग एक जगह बसकर बड़े पैमाने पर खेती कर सकते थे। बिल्कुल। और जैसे ही लोग स्थायी रूप से बसे और खेती मुख्य पेशा बनी, हर चीज पर इसका असर हुआ। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सबसे पहला असर राजनीति पर पड़ा होगा। हाँ, अब छोटे छोटे जन मिलकर बड़े इलाके बन गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। और अब लड़ाई गायों के लिए नहीं, जमीन के लिए होने लगी। सही। और जमीन पर कब्जे के साथ ही राजा का विचार भी बदल गया। अब राजन सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि एक निश्चित भूभाग का शासक बन गया, है ना? उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। अब राजा की शक्ति को दैवीय बताया जाने लगा और वो अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ करने लगा। अश्वमेध यज्ञ, ये तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का खुला ऐलान था। बिल्कुल। राजा एक घोड़ा छोड़ता था और वो जिन जिन इलाकों से गुजरता था वे सब उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे। अगर किसी ने घोड़ा रोका तो युद्ध होता था। ये कबीलाई नेतृत्व से राजशाही की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। सही। और इस राजनीतिक बदलाव का समाज पर जो असर पड़ा वो तो और भी चौंकाने वाला है। इन किताबों के अनुसार वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। बाल विवाह शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? खेती से इसका क्या लेना देना? इसका सीधा लेना देना है। जब अर्थव्यवस्था जमीन पर आधारित हो जाती है तो जमीन की मिल्कियत और विरासत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जमीन परिवार में ही रहे, वंश की शुद्धता पर जोर दिया जाने लगा। इसी सोच ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। मतलब उनकी भूमिका सिर्फ घर और संतान पैदा करने तक सीमित हो गई। हाँ, ये एक दुखद पैटर्न है जो दुनिया के कई कृषि समाजों में देखा गया है। अविश्वसनीय। मतलब लोहे ने जहां एक तरफ खेती से समृद्धि लाई, वहीं दूसरी तरफ समाज को और ज्यादा बांट दिया और महिलाओं की आजादी छीन ली। अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बदल गई होगी। अब गायें तो धन का पैमाना नहीं रही होंगी। नहीं, अब धन का पैमाना जमीन थी। और जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो व्यापार बढ़ा। और फिर शहर बने होंगे। हाँ, नए नए शिल्प और व्यवसाय उभरे और इस बढ़ते व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली काफी नहीं थी। तो फिर सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। बिल्कुल। तो आप देख रहे कैसे एक बदलाव से दूसरा जुड़ा है। हाँ, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल गया। तो जाहिर है धर्म भी अछूता नहीं रहा होगा। नहीं रहा। ऋग्वैदिक काल के जो सरल प्रकृति आधारित यज्ञ थे वे और भी ज्यादा बड़े, जटिल और खर्चीले हो गए। मतलब अब यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाने लगी और ये महीनों तक चलते थे। इन जटिल अनुष्ठानों को करने वाले पुजारियों यानी ब्राह्मणों का महत्व समाज में और बढ़ गया। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा? एक तरफ तो ये बड़े बड़े दिखावटी यज्ञ हो रहे थे और दूसरी तरफ उपनिषदों का दर्शन उभर रहा था जो इन सब कर्म कांडों पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टी दिशाओं में जाने जैसा है। ये उस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे गहरी देन है। सोचिए, समाज का एक हिस्सा जब बाहरी कर्म कांडों में उलझा हुआ था, तभी कुछ चिंतक इन सब से दूर हटकर जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोज रहे थे। आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जीवन का असली मकसद क्या है? बिल्कुल यही सवाल। और यहीं से कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं आई। हाँ, जिन्होंने अगले हजारों सालों तक भारतीय सोच को प्रभावित किया। तो क्या ये कहना सही होगा कि उपनिषद एक तरह से यज्ञों की बढ़ती जटिलता के खिलाफ एक वैचारिक प्रतिक्रिया थी, एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति? इसे बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। यह आध्यात्मिकता का एक ज्यादा निजी, आंतरिक रास्ता खोजने की कोशिश थी। मतलब असली ज्ञान यज्ञ करने से नहीं बल्कि आत्मचिंतन से मिलेगा। हाँ, उपनिषदों ने यही कहा कि मोक्ष बाहरी कर्म कांडों से नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से मिलेगा। ये एक बाहरी धर्म से आंतरिक दर्शन की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले शिक्षा व्यवस्था पर एक नजर डालना जरूरी है। गुरुकुल प्रणाली, इसे श्रुति परंपरा भी कहा जाता है ना? हाँ, श्रुति का मतलब है जो सुना गया हो। उस समय ज्ञान लिखा नहीं जाता था क्योंकि कागज नहीं था, तो सारा ज्ञान सुन के ही याद किया जाता था। हाँ, गुरु से शिष्य तक सुनकर और उसे कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। शिष्य सालों तक गुरु के साथ उनके घर पर ही रहते थे। और सिर्फ वेद पुराण ही नहीं सीखते थे। नहीं, जीवन जीने का एक अनुशासित तरीका भी सीखते थे। ये आज के बोर्डिंग स्कूल जैसा था, लेकिन यहाँ फीस पैसे में नहीं बल्कि गुरु की सेवा करके चुकाई जाती थी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस 1000 साल की कहानी को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगी?
स्रोत इसे भारतीय सभ्यता की नींव कहते हैं। और ये बिल्कुल सही है। ये वो आधारशिला है जिस पर बाद में भारतीय सभ्यता की पूरी इमारत खड़ी हुई। चाहे वो संस्कृत भाषा हो, वर्ण व्यवस्था का विचार हो, राजशाही की संस्था हो या फिर उपनिषदों के गहरे दार्शनिक विचार हो, इन सब की जड़ें इसी वैदिक काल में हैं। सही बात है। आज हम इन विचारों का समर्थन करें या इनकी आलोचना, लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें इसी दौर में वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। वाकई ये एक शानदार सफर था। एक अर्ध खाना बदोश कबीलाई समाज से लेकर बड़े बड़े राज्यों, शहरों और गहरे दर्शन के उदय तक। और हमने ये भी देखा कि कैसे समाज के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तकनीक में एक छोटा सा बदलाव भी राजनीति, समाज और यहाँ तक कि हमारे भगवान को पूजने के तरीके को भी बदल सकता है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात, हमने देखा कि कैसे आध्यात्मिक ध्यान इंद्र जैसे बाहरी प्राकृतिक देवताओं से हटकर आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसी आंतरिक दार्शनिक अवधारणाओं की ओर चला गया। बिल्कुल। किसी समाज के बारे में ये क्या बताता है जब उसका फोकस बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से हटकर अपने अंदर के स्व को समझने पर चला जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। इस तरह के वैचारिक बदलाव के पीछे किस तरह की सामाजिक या आर्थिक बेचैनी छिपी हो सकती है?